हिंदी भाषा की उत्पत्ति। भाषा हिंदी की धारा की तरह चंचल है। भाषा नदी की धारा की तरह चंचल है। यह रुकना नहीं जानती। यदि कोई इसे बलपूर्वक रोकना भी चाहे तो यह भाषा उसके बंधन को तोड़ आगे निकल जाती है। यह उसकी स्वाभाविक प्रकृति और प्रवृत्ति है। हर देश की भाषा के इतिहास में ऐसी बात देखी जाती है। भारत एक प्राचीन देश है। यहाँ के लोग भिन्न भिन्न कालों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते और लिखते आए हैं। संस्कृत इस देश की सबसे पुरानी भाषा है, जिसका व्यवहार हमारे पुराने ऋषि मुनियों, विद्वानों और कवियों ने समय समय पर किया है। इसका प्राचीनतम रूप संसार की सर्वप्रथम कृति ऋग्वेद में देखने को मिलता है। संस्कृत को आर्य भाषा या देव भाषा भी कहते हैं। यह आर्य भाषा अनुमान है लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। हिंदी इसी आर्य भाषा संस्कृत की उत्तराधिकारिणी है, जिसकी उत्पत्ति की कथा है। भारतीय आर्य भाषा संस्कृत का इतिहास 3500 वर्षों का है। इस इतिहास को 3 कालों में बांटा गया है। एक, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। 2, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। 3, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल 1000 ईस्वी से आज तक। इन 3 कालों का संक्षिप्त भाषिक परिचय इस प्रकार है। प्रथम काल में चारों वेद, ब्राह्मण और उपनिषदों की रचना हुई, जो वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं। इन ग्रंथों की भाषा का रूप एक नहीं है। भाषा का सबसे पुराना रूप ऋग्वेद संहिता में पाया जाता है। लोगों का कहना है कि वैदिक संस्कृत का सबसे पुराना रूप तब का है जब आर्य पंजाब के आसपास निवास करते थे। फिर आर्य आगे बढ़े। इसी तरह वे पूरब की ओर बढ़ते गए और वैदिक भाषा का क्रमशः विकास होता गया। यह भाषा बोलचाल की नहीं, साहित्यिक थी, विद्वानों और मनीषियों की थी। दर्शन ग्रंथों के अतिरिक्त संस्कृत का उपयोग साहित्य में भी हुआ है। इसे लौकिक संस्कृत कहते हैं। इसमें रामायण, महाभारत, नाटक, व्याकरण आदि लिखे गए। पाणिनि और कात्यायन ने संस्कृत भाषा के बिगड़ते रूप का नवीन संस्कार किया, उसे परिनिष्ठित किया और पंडितों के लिए मानक रूप प्रस्तुत किया। विदेशी विद्वानों हार्नले, ग्रियर्सन तथा वेबर ने इस संस्कृत को बोलचाल की भाषा नहीं माना, किंतु डॉक्टर भंडारकर और डॉक्टर गुने ने इस मत का खंडन किया है। सच तो यह है कि साहित्य की भाषा बोलचाल की भाषा से थोड़ी भिन्न होती है। इस दृष्टि से लौकिक संस्कृत भाषा बोलचाल की भाषा से निश्चय ही दूर थी, किंतु शिष्ट भाषा बोली से बिल्कुल अलग नहीं होती। दोनों का आदान प्रदान होता रहता है। प्रथम काल की प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की कुछ भाषागत विशेषताएं इस प्रकार है। 1, भाषा योगात्मक थी। 2, शब्दों में धातुओं का अर्थ प्रायः सुरक्षित था। 3, भाषा अपेक्षाकृत अधिक नियमबद्ध थी। 4, भाषा संगीतात्मक थी। 5, 3 लिंग और 3 वचन थे। 6, पदों का स्थान निश्चित नहीं था। 7, शब्द भांडार में तत्सम शब्दों की संख्या अधिक थी। 8, दक्षिण के अनेक द्रविड़ शब्दों का प्रयोग होने लगा था।
500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक भारतीय आर्य भाषा एक नए युग में प्रवेश कर नई भाषा की सृष्टि एवं विकास करती रही। मूलतः इस काल में लोक भाषा का विकास हुआ। इस विकास की फलस्वरूप भाषा का जो रूप सामने आया उसे प्राकृत कहते हैं। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के काल में बोलचाल की जो भाषा दबी पड़ी थी उसने अनुकूल समय पाकर सिर उठाया और उसी का प्राकृतिक विकास प्राकृत में हुआ। उस काल में एक प्राकृत 3 अवस्थाओं से होकर विकसित हुई। प्रथम अवस्था में 500 ईस्वी पूर्व से ईस्वी सन के आरंभ तक पाली और शिलालेखी प्राकृत सामने आई। दूसरी अवस्था में ईस्वी सन के आरंभ से 500 ईस्वी तक अनेक प्रकार की प्राकृतों का और तीसरी अवस्था में 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक अपभ्रंशों का विकास हुआ। पाली भारत की प्रथम देश भाषा है। इसे सबसे पुरानी प्राकृत भी कहते हैं। इसी भाषा में भगवान बुद्ध और उनके अनुयायियों ने जनसाधारण को उपदेश दिए थे। सिंहल या श्रीलंका के लोग पाली को मागधी कहते हैं क्योंकि इस भाषा की सृष्टि मगध में हुई थी। इसमें तत्कालीन अनेक बोलियों के तत्व वर्तमान हैं। इसमें तद्भव शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ है। पहली सदी से 500 ईस्वी तक का उत्तर भारत के भिन्न भिन्न भागों में जिस भाषा का व्यवहार अधिक हुआ उसे प्राकृत भाषा कहते हैं। आचार्य हेमचंद्र इसे संस्कृत से निकली भाषा मानते हैं। सामान्य मत यह है कि वह भाषा जो असंस्कृत थी, बोलचाल की थी, पंडितों में प्रचलित नहीं थी, सहज ही बोली और समझी जाती थी, स्वभावतः प्राकृत कहलाई। भाषा विज्ञान ने प्राकृतों के 5 प्रमुख भेद स्वीकार किए हैं। 1 शौरसेनी, 2 पैशाची, 3 महाराष्ट्री, 4 अर्धमागधी और 5 मागधी। शौरसेनी प्राकृत मथुरा या सूरसेन जनपद के आसपास बोली जाती थी। यह मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषा थी जिस पर संस्कृत का प्रभाव था। मध्य देश संस्कृत का मुख्य केंद्र था। बाद में यही हिंदी का मूल केंद्र या गढ़ बना। पैशाची प्राकृत उत्तर पश्चिम में कश्मीर के आसपास की भाषा थी। महाराष्ट्री प्राकृत का मूल स्थान महाराष्ट्र है। मराठी का विकास इसी से हुआ। अर्धमागधी प्राकृत का क्षेत्र मागधी और शौरसेनी के बीच का है। यह प्राचीन कौशल के आसपास प्रचलित थी। इस भाषा का उपयोग अधिकतर जैन साहित्य में हुआ है। मागधी प्राकृत मगध के आसपास प्रचलित थी। सन 1000 से भारतीय आर्य भाषा नए युग में प्रवेश करती है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का चरम विकास अपभ्रंश से हुआ जब वररुचि जैसे प्राकृत के वैयाकरणों ने प्राकृतों को व्याकरण की सांचे में ढाल दिया। लोक भाषा अपभ्रंश ने परिनिष्ठित प्राकृतों के विरुद्ध विद्रोह किया। यह वस्तुतः पंडितों की भाषा पर जनता की भाषा की विजय थी जो अपभ्रंशों में फलवती हुई। अपभ्रंश के अनेक नाम प्रचलित हैं। ग्रामीण भाषा, देसी, देश भाषा, अपभ्रंश, अवहंस, अवहत, अवहट, अवहठ, अवहट्ठ आदि। अपभ्रंश का अर्थ ही बिगड़ा हुआ, गिरा हुआ, भ्रष्ट। ये नाम पंडितों द्वारा दिए गए थे जिन्हें लोक भाषा सदा इसी रूप में दिखाई जा पड़ती रही। भारतीय भाषा के इतिहास में 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक के काल को अपभ्रंश काल कहा गया। आधुनिक आर्य भाषाओं हिंदी, बंगला, गुजराती, मराठी, पंजाबी, उर्दू और उड़िया आदि की उत्पत्ति इन्हीं अपभ्रंशों से हुई। एक प्रकार से ये अपभ्रंश भाषाएं प्राकृत भाषाओं और आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच की कड़ियाँ हैं। प्राकृत भाषाओं की तरह अपभ्रंश के परिनिष्ठित रूप
का विकास भी मध्य प्रदेश में ही हुआ था। इस पर अन्य रूपों का प्रभाव भी पड़ा है। हिंदी का जन्म इस मध्य देश में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के योग से हुआ। उत्तर भारत में अपभ्रंश के 7 भेद या रूप प्रचलित थे, जिनसे आधुनिक भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ। ये 7 प्रकार के अपभ्रंश इस प्रकार हैं, जिनके सामने उनके जन्मी आधुनिक भाषाओं के नामों का उल्लेख किया गया है। अपभ्रंश सौरसेनी अपभ्रंश, इससे आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली। पैशाची अपभ्रंश लहंदा पंजाबी और ब्राचट अपभ्रंश सिंधी। खस अपभ्रंश पहाड़ी कुमायूनी गढ़वाली। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश मराठी। अर्धमागधी अपभ्रंश पूर्वी हिंदी अवधी बौघली छत्तीसगढ़ी। और मागधी अपभ्रंश बिहारी बंगाली उड़िया असमिया। अपभ्रंश में लगभग वे ही ध्वनियाँ थीं जिनका प्रयोग प्राकृत में होता था। स्वरों का अनुनासिक रूप संस्कृत, पाली और प्राकृत जैसा ही था। कुछ बातों में समानताएं रहते हुए भी अपभ्रंश संस्कृत और प्राकृत से बहुत दूर चली गई और प्राचीन की अपेक्षा आधुनिक भारतीय भाषाओं के काफ़ी नज़दीक चली आई। भाषा अधिक सरल हो गई। संस्कृत, पाली तथा प्राकृत संयोगात्मक भाषाएं थीं, किंतु अपभ्रंश भाषा वियोगात्मक हो गई। संज्ञा सर्वनाम से संयोगात्मक भाषाओं में विभक्तियां साथ लगती थी, किंतु अपभ्रंश में अलग से लगने लगी। हिंदी में अपभ्रंश की ये सारी प्रवृत्तियां चली गई। नपुंसक लिंग प्रायः समाप्त हो गया। तद्भवों की संख्या बढ़ गई। 1100 ईस्वी के आसपास अपभ्रंश का काल समाप्त हो गया और इसके बाद आधुनिक भाषाओं का युग आरंभ हुआ। 14वीं शताब्दी से आधुनिक भाषाओं का स्थान का स्पष्ट रूप सामने आया। कुछ समय तक अपभ्रंश की प्रवृत्तियां आधुनिक भाषाओं में मिली जुली रही, फिर धीरे धीरे कम होती गई। भाषा परिवर्तन के इस संक्रांति काल में संदेश राशक, प्राकृत पैंगलम, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, कृतिलता तथा ज्ञानेश्वरी जैसे कुछ ग्रंथों की रचना हुई, जिनके अध्ययन से अपभ्रंश से प्रभावित पुरानी हिंदी के कुछ रूप देखे जा सकते हैं। इस काल की भाषा को कुछ लोगों ने अवहट्ट नाम से पुकारा। इस काल के कवि ज्योतिश्वर ठाकुर, विद्यापति और वंशीधर ने तत्कालीन भाषा को अवहट्ट की संज्ञा दी है। अवहट्ट अपभ्रंश का ही विकृत रूप है। सच पूछा जाए तो संक्रांति काल में जिस नई भाषा की सृष्टि हो रही थी, उसे पुरानी हिंदी, पुरानी बंगला, पुरानी जूनी, गुजराती आदि कहना ही उचित होगा। उक्त बातों से स्पष्ट है कि अपभ्रंश के विभिन्न रूपों से हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की उत्पत्ति हुई। ये सभी भाषाएं सरलता की ओर है। संस्कृत, पाली आदि की तुलना में अपभ्रंश के शब्द रूप कम हो गए हैं। आधुनिक भाषाओं में अपभ्रंश की तुलना में शब्द रूप और भी कम हो गए। इस प्रकार भाषा सरल होती गई। संस्कृत में 8 कारकों के 3 वचनों में 24 रूप बनते थे। प्राकृत में 12 रूप हो गए, अपभ्रंश में 6 और आधुनिक भाषाओं में 2 रूप मूल और विकृत हो गए। क्रिया के रूपों में काफ़ी कमी हो गई। संस्कृत के में वचन 3 थे, अब केवल 2 ही वचन रह गए। संस्कृत में 3 लिंग थे, आधुनिक भाषाओं में 2 ही लिंग रह गए। 1000 ईस्वी के लगभग हिंदी अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं की तरह अपने अस्तित्व में आ चुकी थी। भाषा के रूप में हिंदी की प्रकृति रचनात्मक है। इस विषय में यह जर्मन से मिलती जुलती है। हिंदी जर्मन की तरह अपने ही प्रत्ययों से नवीन शब्दों का निर्माण कर लेती है। यह विशेषता अंग्रेजी की नहीं है। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी हिंदी को उधार लेने वाली भाषा न कहकर रचनात्मक भाषा कहना ठीक समझते हैं। इस दृष्टि से आर्य भाषाओं में हिंदी का अपना अलग व्यक्तित्व है। हिंदी की दूसरी विशेषता यह है
कि आरंभ से ही इसमें तद्भवों की अधिकता रही। ये तद्भव हिंदी के प्राण है। वस्तुतः हिंदी जनता की भाषा है। जनजीवन की गोद में इसका जन्म हुआ, अतः इसे जनता के गले का हार बना रहना है। इसकी स्वाभाविक शोभा पर तत्समों के बोझिल अलंकार लादना, इसकी प्राकृतिक सुषमा को नष्ट भ्रष्ट करना होगा। यह बात हिंदी के प्रेमियों को ध्यान में रखनी चाहिए। हिंदी में वैदिक युग से लेकर आज तक हजारों लाखों चलते शब्द ऐसे प्रयुक्त होते हैं जिन्हें समय समय पर सर्वसाधारण ने अपनी धरोहर समझा। हिंदी की मूल उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश पश्चिमी हिंदी से मानी गई है। हिंदी के अंतर्गत उसके ये रूप प्रचलित हैं: पश्चिमी हिंदी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, बांगुरू और राजस्थानी। पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बिहारी। पहाड़ी प्रदेश की बोलियां कुयायुनी, गढ़वाली। हिंदी में अनेक उपबोलियों के रहते हुए भी खड़ी बोली ही उसकी मूल भाषा बन गई, जो पिछले 200 वर्षों से विकसित होती रही है। इसकी समृद्धि में इसकी सभी बोलियां योगदान करती रही है और इस प्रकार इस देश के कोने कोने में फैलती गई। जॉन बिम्स ने आधुनिक आर्य भाषाओं में हिंदी को सर्वाधिक महत्व दिया है। उन्होंने अंतर वेद मध्य देश को हिंदी का मुख्य क्षेत्र बताते हुए लिखा है कि यूँ तो हिंदी की अनेक बोलियां हैं, किंतु उसका एक सर्वमान्य व्यापक रूप भी है जिसका विकास दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में हुआ था और जो सर्वत्र शिक्षितों के द्वारा एक रूप से खड़ी बोली और समझी जाती है। बिम्स महोदय ने हिंदी के महत्व को प्रतिपादित करते हुए यह भी लिखा है कि हिंदी संस्कृत की वास्तविक उत्तराधिकारिणी है और आधुनिक युग में इसका अन्यान्य भाषाओं में वही स्थान है जो प्राचीन काल में संस्कृत का था। धन्यवाद।